दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई कक्षा में। आज हम लोग सौर मंडल के बारे में और सारी बातों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। सौर मंडल का मुखिया जो है सूर्य है और सूर्य की परिक्रमा ग्रह, उपग्रह इत्यादि करते हैं। और इन ग्रहों के बारे में बहुत सारी बातें, जो मुख्य मुख्य बातें थी, इन बातों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। क्षुद्र ग्रह के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। मित्रों, आज हमको ग्रहों के बारे में, उपग्रहों के बारे में, क्षुद्र ग्रहों के बारे में और सारे आकाशीय पिंडों के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हैं। और कैसे प्राप्त हुई, तो इसके लिए हम बताना चाहेंगे कि मित्रों, समय समय पर वैज्ञानिकों के द्वारा अंतरिक्ष में उपग्रह भेजे जाते हैं, जिनको हम लोग कृत्रिम उपग्रह कहते हैं या मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। इन्हीं उपग्रहों से प्राप्त जो चित्र इत्यादि होते हैं, उनके द्वारा, उन्हीं के आधार पर हम लोग विभिन्न ग्रहों का, सूर्य इत्यादि का, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। तो अभी तक अंतरिक्ष में कौन कौन से उपग्रह मानव द्वारा भेजे गए हैं, आ जाइए उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। मित्रों, सूर्य के अध्ययन के लिए अभी तक मुख्य रूप से 3 उपग्रह वैज्ञानिकों के द्वारा भेजे गए हैं। उनमें से एक उपग्रह का नाम है आदित्य। आदित्य जो है सूर्य का पर्यायवाची है। और अगर परीक्षा में आता है कि आदित्य उपग्रह किस आकाशीय पिंड का अध्ययन करने के लिए भेजा गया, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि आदित्य नाम सूर्य का है, तो ये सूर्य का ही होगा। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 उपग्रह और अंतरिक्ष में भेजे गए थे। उसमें से उनका नाम इस प्रकार है, पॉयनियर, और एक आपका है पार्कर और पॉयनियर। सूर्य के अलावा बुध का अध्ययन करने के लिए भी उपग्रह भेजे गए। और बुध का अध्ययन करने के लिए जो उपग्रह भेजे गए थे, उसमें था मेरिनर 10 और मैसेंजर। जब मैं बुध के बारे में आपको बता रहा था, तो मैं बताया था आपको कि बुध को ग्रीक देवता, जो संदेशवाहक देवता थे, यूनान के एक संदेशवाहक देवता थे, और उन्हीं के नाम पर बुध का नाम पड़ा। तो बुध का अध्ययन करने के लिए जो उपग्रह भेजा गया था, उसका नाम ही मैसेंजर। मैसेंजर का नाम ही होता है संदेशवाहक, संदेश भेजने वाला। तो मैसेंजर अगर आता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि संदेशवाहक देवता के रूप में बुध को जाना जाता है। तो बुध का मैसेंजर जो है बुध का उपग्रह हुआ। मेरिनर 10 भी बुध का ही उपग्रह है। और मित्रों, शुक्र का अध्ययन करने के लिए 3 उपग्रह भेजे गए। उसमें है वेड़ा, मैगलेन और वेनेस। वेड़ा, मैगलेन, वेनेस। जो ये वेनेस उपग्रह है, किसी अन्य ग्रह का अध्ययन करने के लिए पहली बार वैज्ञानिकों के द्वारा जो उपग्रह भेजा गया था, वो वेनेस ही था। इस तरह से वेड़ा, वेनेस, मैगलन, ये जो है शुक्र के उपग्रह, मतलब शुक्र का अध्ययन करने के लिए भेजे जाने वाले उपग्रह थे। पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए जो उपग्रह भेजा गया था पृथ्वी की कक्षा में, स्पुतनिक था। स्पुतनिक वैज्ञानिकों के द्वारा भेजा जाने वाला अंतरिक्ष में पहला उपग्रह भी था। स्पुतनिक पृथ्वी की कक्षा में वैज्ञानिकों के द्वारा भेजा जाने वाला पहला उपग्रह था। जबकि किसी दूसरे ग्रह का अध्ययन करने के लिए जो भेजा जाने वाला पहला उपग्रह था, वो था शुक्र का उपग्रह वेनेस। तो हमने अब मंगल के बारे में जान लेते हैं। मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए जो उपग्रह भेजे गए, उनमें एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है क्यूरोसिटी रोवर। तो फोबोस, मित्रों, आप जानते हैं कि मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस, डिमोस। तो मंगल का अध्ययन करने के लिए जो उपग्रह भेजा गया था, मानव निर्मित या कृत्रिम उपग्रह, उसका भी नाम फोबोस ही था। तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं, अगर फोबोस दिया है तो आप जान सकते हैं कि ये मंगल का उपग्रह रहा होगा। इसके बाद बृहस्पति का अध्ययन करने के लिए जो उपग्रह भेजा गया, वो प्रसिद्ध वैज्ञानिक खगोलवेत्ता गैलीलियो के नाम पर भेजा गया था। तो बृहस्पति का अध्ययन करने के लिए जो उपग्रह भेजा गया, वो गैलीलियो था। और अंत में आते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए जो उपग्रह भेजे गए, उसमें 2 प्रमुख हैं, गैस्प्रा और इरोस। तो ये रही मुख्य बात कृत्रिम उपग्रहों के बारे में, जो अभी तक समय समय पर जो है ग्रहों का अध्ययन करने के लिए भेजे गए। मित्रों, अब हम थोड़ा सा ग्रहों के रंग के बारे में बात कर लेते हैं। हमने चर्चा भी की थी, एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं। जो ग्रहों का रंग है वो इस प्रकार है। जो हमारा बुध ग्रह है, मरकरी, उसका रंग आपका ग्रे कलर का है। ग्रे, जैसे आप ग्रेनाइट आप देखे हैं, ग्रेनाइट जिस कलर का होता है वही कलर ग्रे है। ग्रे मतलब भूरा। पेंसिल आप देखते हैं
पेंसिल में जो वो रंग दिखता है वो क्या है, भूरा है, ग्रे है। शुक्र जो है आपका ये गुलाबी रंग का दिखता है और पीले रंग का भी दिखता है। ये पृथ्वी आपकी अंतरिक्ष से नीले रंग की दिखती है और हरे रंग की दिखती है। मंगल आपका आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल रंग का दिखता है। और ये जो आपका बृहस्पति ग्रह है ये आपका ऑरेंज या नारंगी कलर का दिखता है। शनि ग्रह जो है पीला दिखता है, आप इसे कह सकते हैं गोल्डन पीला या सुनहला दिखता है। अरु आपका मीथेन की अधिकता के कारण अरु जो है हरे रंग का दिखता है और वरुण ग्रह जो है नीले रंग का दिखता है। ये तो रहा ग्रहों के रंग के बारे में। पिछली कक्षा में हमने क्षुद्र ग्रहों के बारे में पढ़ा था, काफ़ी कुछ जाना था। आज हम लोग दोस्तों धूमकेतु के बारे में पढ़ेंगे, धूमकेतु के बारे में जानेंगे पढ़ेंगे। धूमकेतु मित्रों, धूमकेतु को अंग्रेजी में कॉमेट कहते हैं, COMMET, कॉमेट। इसे पुच्छल तारा भी हम लोग कहते हैं। आप इसे कॉमेट कहिए, धूमकेतु कहिए, पुच्छल तारा कहिए, आप ऐसे बोल सकते हैं। धूमकेतु, कॉमेट, पुच्छल तारा ये क्षुद्र ग्रह से अलग होता है। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जब हम आपको सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ा रहे थे तो हमने क्या बताया था आपको कि सूर्य के अतिरिक्त दो तारे इसके पास और थे। सूर्य के अतिरिक्त दो तारे और थे इसके पास। एक तारा मित्रों बूढ़ा हो चुका था, मान लिया ये बूढ़ा हो गया था। इस तारे में हो गया विस्फोट, मतलब इस तारे में विस्फोट हो गया और इसके फूटने से ग्रह बने और जो है ब्लैक होल बना, एक ब्लैक होल का टुकड़ा बना। तो मैंने बताया है कि ब्लैक होल का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है और ब्लैक होल जिस भी पिंड से टकराएगा उसका संपूर्ण विनाश कर देगा। तो ये ब्लैक होल जो है इस दूसरे तारे से टकरा गया। ये जब फूटा तो इससे ग्रह बने, छोटे छोटे अनेक संख्या में ग्रह बने। कुछ को सूर्य निगल गया और कुछ जो बचे हैं आज हम उसके बारे में जानते हैं। और इसके अलावा जो ब्लैक होल इससे निकला उसने इस तारे को फोड़ दिया। इस तरह से ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचे क्या, ग्रह बचे मित्रों। इस तरह से ग्रहों की उत्पत्ति हुई और ग्रहों से जो छोटे पिंड थे उनको हमने उपग्रह की संज्ञा दी। उपग्रह से भी जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनको हमने क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी। इसके अलावा मित्रों जब दो पिंड टकराएंगे तो उससे टुकड़े ही नहीं निकलेंगे, उससे धूल भी निकलेगा, बहुत मात्रा में धूल निकलेगा। इतने बड़े बड़े पिंड हैं तो उससे कितना धूल निकलेगा, कई लाख किलोमीटर जिनका व्यास है, तो उनके टकराने से तो बहुत सारा धूल भी निकलेगा। तो ये धूल कण भी आपस में इकट्ठा होकर, जैसे दो तीन जिले के बराबर धूल कण आपस में इकट्ठा होकर ये भी सूर्य का चक्कर लगाने लगे। मित्रों जो धूल कण थे वो भी सूर्य का चक्कर जगह जगह जो है लगाने लगे। जरूरी नहीं है कि ये पास है कि नज़दीक है, ये भी अपना व्यवस्थित है, यहाँ भी पाए जा सकते हैं, यहाँ भी पाए जा सकते हैं, कहीं भी पाए जा सकते हैं। ये धूल कण भी सूर्य का चक्कर लगाने लगे और इन्हीं धूल कणों के बहुत बड़े समूह को हम लोग धूमकेतु, पुच्छल तारा या कॉमेट कहते हैं। अब ये जो धूल कण थे दोस्तों ये इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं कि धूल कण की कक्षा इन ग्रहों की कक्षा से कहीं भी टकराने नहीं पाती है मित्रों। धूल कण की कक्षा इन ग्रहों की कक्षा से कहीं भी टकराने नहीं पाती। एक मिनट लाइट कर ली है। तो ये जो धूल के कण हैं, धूमकेतु हैं, वो इस तरह से चक्कर लगाते हैं, ये ग्रहों की कक्षा से टकराते नहीं हैं, वो ग्रहों के ऊपर नीचे व्यवस्थित होकर के टक्कर लगाते हैं। जैसे अंतरिक्ष में दो हवाई जहाज जा रहा है, अगर वो सीधा सीधा इस तरह से जाएगा तो वो टकरा जाएगा, लेकिन अगर एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है तो वो कभी टकराएगा नहीं। तो धूल कण ग्रहों से कभी टकरा नहीं सकते हैं, उनकी कक्षा ऊपर नीचे व्यवस्थित है, इसलिए टकराने वाली जैसी कोई बात नहीं है। अगर धूल कण ग्रहों से टकरा भी गए तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बहुत होगा, थोड़ा सा आसमान में अंतरिक्ष में धूल का गुबार छा जाएगा, लेकिन उससे खतरे वाली कोई बात नहीं है। ये है कि फिलहाल वो कभी टकराएंगे नहीं, उनकी कक्षा ऊपर नीचे है। तो मित्रों ये धूल कण भी जगह जगह सूर्य का चक्कर लगाने लगे
और इन्हीं धूल कणों को हम लोग धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। मित्रों, ये धूल कण जो चक्कर लगा रहे हैं ये परवलयाकार मार्ग पर लगा रहे हैं। परवलयाकार मार्ग पर, जैसे आपका ये सूर्य है, वो इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ धूमकेतु है, चक्कर लगा रहे हैं। तो चक्कर लगाते समय कभी न कभी ऐसा होता है जब वो सूर्य के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाते हैं। मान लीजिए यहाँ दूर है, ये सूर्य के नज़दीक पहुंच गया। जब ये सूर्य के नज़दीक पहुंच जाते हैं मित्रों, इनमें बहुत तेज़ी से प्रकाश होता है। इनमें बहुत तेज़ी से प्रकाश होता है, इसीलिए हम इनको, ये तारे के समान दिखने लगते हैं, इसीलिए हम लोग इनको पुच्छल तारा कहते हैं। वो हिल रहा है, इसीलिए हम लोग इनको धूमकेतु, कॉमेट या पुच्छल तारा कहते हैं। जब ये सूर्य के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाते हैं तो इनमें बहुत तेज़ी से प्रकाश होता है। जो मित्रों ये धूमकेतु होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बनती है। जैसे आपका मान लिया ये सूर्य है, ये सूर्य है और धूमकेतु चक्कर लगा रहे हैं। जब चक्कर लगाते लगाते सूर्य के नज़दीक हो जाते हैं तो इनमें बहुत चमक पैदा होती है और वो मतलब दिखाई देने लगते हैं। तब हम लोग उनको पुच्छल तारा या धूमकेतु कहते हैं। तो जब ये धूल, ये है तो धूल ही, ऐसे समझ लीजिए, हम इसको ठोस नहीं दिखा सकते, धूल के कण के रूप में ही दिखाएंगे। जब ये सूर्य के नज़दीक पहुंचते हैं तो बहुत तेजी से चमकते हैं, क्योंकि देखिए रेत पर भी जब सूर्य की किरण पड़ती है तो रेत भी बहुत क्या होता है, बहुत तेजी से चमकता है कि नहीं चमकता है। उसी तरह से जब ये धूल के कण सूर्य के परवलयाकार मार्ग पर चक्कर लगाते लगाते सूर्य के पास पहुंच जाते हैं तो उनमें बहुत तेजी से चमक होती है। और चमक होती है तो उनका इस तरह से मतलब दिखता है, इस तरह से मतलब दिखता है, पूंछ भी दिखती है, इसीलिए उसको हम लोग पुच्छल तारा कहते हैं। और चमक बहुत तेजी से होती है, इसीलिए उसको तारा का नाम दे दिया गया है। मित्रों, जो ये धूमकेतु होता है, ये जो धूमकेतु होता है, इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला भाग आपका हो गया इसका सिर, पहला भाग इसका हो गया सिर। इसको हम लोग कहते हैं कोमा, इसको हम लोग कहते हैं कोमा। सिर के बाद मित्रों जो हिस्सा पाया जाता है वो इस तरह का होता है। इसको नाम दे दिया गया है नाभि। और जो इधर पीछे बसता है इसको हम लोग कहते हैं पूंछ। समझ में आया? बोलिए। तो देखिए, जो ये आपका धूमकेतु है, ये है सब सारा का सारा धूल है। धूल का बहुत बड़ा गुबार है, छोटा मोटा गुबार नहीं। अंतरिक्ष में मतलब कई करोड़ किलोमीटर की दूरी से जो चीज़ दिख रही है वो कितना बड़ा होगा आप जान लीजिए। इसमें 10-15 जिले शामिल होंगे, इतना बड़ा धूल का गुबार है। और ये जब सूर्य के नज़दीक पहुंचता है चक्कर लगाते लगाते तो ये बहुत तेजी से चमकता है। तो इस तरह से इसकी पूंछ भी दिखाई पड़ती है, इसलिए इसको पूंछ वाला तारा या पुच्छल तारा, धूमकेतु या कॉमेट कहते हैं। और अगर हम इसको बांटेंगे तो इसको हम 3 हिस्से में बांट सकते हैं। जो इसका शीर्ष भाग होता है और हमेशा सूर्य की तरफ होता है। ये परीक्षा में पूछा भी जाता है कि धूमकेतु का, पुच्छल तारा का शीर्ष भाग किस तरफ होता है। तो शीर्ष भाग हमेशा किधर होता है? सूर्य की तरफ होता है। इसके शीर्ष भाग को हम लोग कोमा कहते हैं। कोमा का संबंध दिमाग से ही होता है। इसके शीर्ष भाग को हम लोग कोमा कहते हैं और इसके बीच वाले भाग को हम लोग नाभि कहते हैं। और जो पीछे का हिस्सा बचता है उसको हम लोग कहते हैं पूंछ। तो ये रही धूमकेतु की विशेषता। और धूमकेतु इस तरह से चक्कर लगाता है मित्रों कि ये ग्रहों की कक्षा को न तो काटता है और न ही बाधित करता है, न तो ग्रहों से टकराने का कोई चांस है, क्योंकि ये ग्रहों के ऊपर नीचे होकर के टक्कर लगाता है तो वो उनको डिस्टर्ब नहीं करता है। और मित्रों, ये जो धूमकेतु है ये कभी जलता नहीं है। जलेगा इसलिए नहीं क्योंकि इसमें ठोस सतह तो है नहीं, है क्या, सिर्फ धूल ही धूल है। तो धूल तो कभी जल नहीं सकता है। तो इस तरह से ये धूमकेतु जलता उलता
नहीं है, ये परवलयाकार मार्ग पर ग्रहों के ऊपर नीचे होकर के सूर्य का चक्कर लगाता है। और जब सूर्य के नज़दीक आता है तो बहुत तेजी से इसमें प्रकाश होती है और इसका पूंछ भी दिखाई पड़ता है। इसीलिए हम लोग धूमकेतु को 3 हिस्सों में बांटते हैं। इसके शीर्ष भाग को कोमा कहते हैं, बीच वाले भाग को हम लोग नाभि कहते हैं, नॉवेल। नॉवेल मतलब नाभि, और नाभि आप हमेशा बीच में पाई जाती है, आप लोग जानते हैं, हम लोगों के भी पास नाभि है। और इसके पीछे वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं पूंछ। तो ये धूमकेतु के 3 पार्ट हो गए, कोमा, नाभि और पूंछ। मित्रों, अब कुछ बहुत सारे धूमकेतु अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। जैसे जब 2 पिंड टकराए होंगे लिलिटन का डबल स्टार थ्योरी में, तो उससे ग्रह बने, ग्रहों से छोटे टुकड़े उपग्रह बने, उपग्रहों से भी बहुत छोटे छोटे टुकड़े क्षुद्र ग्रह बने, और बहुत सारी मात्रा में जो धूल कण हुए वो अलग अलग जगह अपना इकट्ठा होकर वो भी परवलयाकार मार्ग पर सूर्य का चक्कर लगाने लगे। इसलिए हम उनको धूमकेतु या उछल तारा कहते हैं। और बहुत सारे धूमकेतु हैं, इन सब का अध्ययन करना संभव नहीं है, लेकिन जो मुख्य मुख्य धूमकेतु हैं उनका भूगोलवेत्ताओं ने कुछ नाम दे दिया है जो समय समय पर दिखाई देते हैं। एक सेकी नाम का धूमकेतु है, सेकी, एक सेकी नाम का धूमकेतु है जो कि दिन में दिखाई पड़ता है मित्रों। ये सेकी नाम का धूमकेतु दिन में दिखाई पड़ता है। एक एरकी नाम का धूमकेतु है, एरकी नाम का धूमकेतु, ये हर 3 साल पे दिखाई पड़ता है। हर 3 साल पर एरकी नाम का धूमकेतु दिखाई पड़ता है। तो आपका सेकी हो गया जो कि दिन में दिखाई पड़ता है, एरकी हो गया ये 3 साल में दिखाई पड़ता है। एक हेली नाम का धूमकेतु, हेली, हेली नाम का धूमकेतु हर 76 वर्ष में दिखाई पड़ता है। मतलब एक बार अगर दिखाई दिया तो उसके बाद वो 76 साल बाद दिखाई देगा। मतलब हाल में जो है सन 1984 में ये दिखा था आपका हेली, सन 1984 में फरवरी महीने में। अब जो है ये 76 साल बाद दिखेगा। तो 1984 में आप 76 साल जोड़ दीजिए, तो 6 4 10 और 8 7 15, 15 1 16, आपका हो गया 2007 फरवरी महीने में ये हेली जो है सन 1984 में दिखा था। तो अब अगली बार 76 साल बाद ये सन 2060 में दिखेगा फरवरी महीने में। तो ये रही बात हेली की। और एक काहुतेक नाम का धूमकेतु है, तीसरा आपका काहुतेक, काहुतेक नाम का धूमकेतु है जो कि 7600 साल में एक बार दिखाई पड़ता है। 7600 साल में एक बार दिखाई पड़ता है। मित्रों देखिए, जिसे सेकी है ये दिन में दिखता है, ये सूर्य के पास ही होगा। एरकी है 3 साल में एक बार दिखता है, परवलयाकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है तो 3 साल में एक बार सूर्य के पास ज्यादा नजदीक आ जाता होगा, तब उसमें चमक होती होगी, तब ये एरकी दिखता होगा। हेली नाम का धूमकेतु सूर्य से और दूरी पर होगा, वो जब 7600 सालों में निकटतम बिंदु पर आता होगा सूर्य के पास तो उसमें खूब चमक पैदा होती होगी, तब ये आपका हेली नामक धूमकेतु दिखाई पड़ता होगा। काहुतेक क्या होगा, वो सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर होगा, 7600 सालों में उसकी निकटतम दूरी होती होगी सूर्य से, तब आपका ये काहुतेक धूमकेतु दिखता है। तो ये रही बात मित्रों धूमकेतु के बारे में। हमने आपको 4 मुख्य धूमकेतु था उसके बारे में बता दिया, सेकी, एरकी, हेली और काहुतेक। धूमकेतु को उछल तारा या अंग्रेजी में उसको हम लोग कॉमेट कहते हैं, उछल तारा या कॉमेट कहते हैं। तो हमने धूमकेतु के बारे में भी आपको बता दिया। मित्रों एक बात छूटी है जो हमें हमेशा कंफ्यूज करती है, आज उसके बारे में हम लोग भी चर्चा कर लेते हैं। मित्रों ग्रहों की हमें सौर मंडल पढ़ाते समय पहले ही कह दिया कि प्रत्येक पिंड की ये खासियत हो, चाहे वो धूल का कण ही क्यों ना हो, जितने भी अंतरिक्ष में सौर मंडल में जितने भी पिंड हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, वो चक्कर आपका लगाते रहते हैं, परिक्रमण करते हैं। तो अगर वो चक्कर नहीं लगाएंगे, अगर एक स्थान पर रुक जाएंगे तो क्या होगा कि कोई दूसरा बड़ा पिंड अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उनको अपनी तरफ खींच लेगा, फिर वो उसकी कक्षा में चक्कर लगाने लगेंगे। तो अगर सौर मंडल में किसी पिंड को हमेशा बने रहना है, वो चक्कर हमेशा लगाता रहेगा। मित्रों जब तक वो रहेगा, जब तक ब्रह्मांड का अस्तित्व रहेगा, तो
तो वो पिंड जो है चक्कर लगाता रहेगा। और जो चक्कर लगा, जब हम किसी दूसरे चीज का चक्कर लगाते हैं उसको परिक्रमण कहते हैं। मित्रों, दो शब्दों में बड़ा मतलब कंफ्यूजन होता है, एक परिक्रमण और परिभ्रमण। परिभ्रमण या इसी को हम लोग कहते हैं घूर्णन, परिभ्रमण या घूर्णन। मित्रों, जो परिक्रमण है इसको अंग्रेजी में हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं, रिवोल्यूशन। और जो परिभ्रमण है इसको हम लोग रोटेशन कहते हैं, रोटेशन। रिवोल्यूशन और रोटेशन, अंग्रेजी में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिवोल्यूशन है तो हम जान लेंगे कि दूसरे का चक्कर, और रोटेशन है तो अपने अक्ष पर इस तरह से घूमना। लेकिन दिक्कत होती क्या, परिक्रमण और परिभ्रमण में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाया करते हैं। तो आज इसको हम लोग याद करने की ट्रिक, पहले तो आप समझ लीजिए ग्लोब के माध्यम से परिक्रमण और परिभ्रमण क्या है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो अगर ये पृथ्वी का अक्ष हो गया, मतलब ये अक्ष हो गया, अब ये अक्ष पर इस तरह से घूम रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगर इस तरह से घूम रही है, पश्चिम से पूरब, अगर इस तरह से घूम रही तो ये अपने अक्ष पर घूम रही है। लेकिन अगर जैसे तुम यहाँ नहीं, आप जैसे सूर्य कोई चीज बीच में है, आप ऐसे अगर घूम रही है, अगर ऐसे घूम रही है तो हम इसको क्या कहते हैं, परिक्रमण। जब हम किसी चीज की परिक्रमा करते हैं, जब हम किसी चीज की परिक्रमा करते हैं तो उसे परिक्रमण कहते हैं, परिक्रमा करना कहा जाता है। अब परिभ्रमण, जब कोई चीज अपने अक्ष पर ही घूमती है, अपने अक्ष पर ही घूमती है तो इसको परिभ्रमण कहते हैं। घूर्णन से भी आसानी से समझ में आ जा रहा है कि जो है घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर ही घूमता है। तो देखिए, परिक्रमण और परिभ्रमण को हम लोग पहचानेंगे कैसे, अंतर कैसे करेंगे। घूर्णन हमको हमेशा समझ में आ जाता है, घूर्णन का मतलब अपने अक्ष पर घूमना। अब यहाँ देखिए, घ बोलते समय हमें मुंह से आवाज ज्यादा निकलती है, हमारे मुंह से आवाज ज्यादा निकलती है। इसी तरह परिभ्रमण, भ से भी, भ बोलते समय भी हमारे मुंह से आवाज ज्यादा निकलती है। और जब मुंह से आवाज ज्यादा निकलती है तो ऐसे ध्वनियों को हम लोग महाप्राण कहते हैं। तो परिभ्रमण, घूर्णन, ये दोनों महाप्राण ध्वनियां हैं। तो आप लोग इस तरह से आप जान सकते हैं, महाप्राण ध्वनियां आ रही हैं तो इसका मतलब है अपने अक्ष पर घूमना। इसके अलावा भ और घ आपका बोलने में घर्षण भी होता है, घर्षण मतलब घूर्णन, और इससे भी हम लोग जान सकते हैं ये रोटेशन है। परिभ्रमण क्या है, रोटेशन है, अपने अक्ष पर घूमना है। और इस परिक्रमण और परिभ्रमण से पिंडों पर असर पड़ता है। आप लोग जानते हैं, जब कोई पिंड या कोई ग्रह सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है तो जो है एक साल पूरा हो जाता है, एक साल पूरा हो जाता है, ऋतुएं बदल जाती हैं। इसी तरह से कोई पिंड जब अपने अक्ष पर घूमता है तो उसके कारण क्या होता है, दिन रात होता है, समुद्र में ज्वार भाटाएं आती हैं। देखिए, जैसे कहने का मतलब पृथ्वी पर क्या है, पानी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है। अब हम ही पानी लेकर एक थाली में पानी ले लें और पानी लेकर अपने अक्ष पर ऐसे ऐसे हम लोग घूमने लगे तो जो थाली है उसके पानी में उछाल तो होगा ही। तो इसी तरह से पृथ्वी पर भी खूब पानी है और पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे ऐसे घूम रही है, और जब पृथ्वी घूमेगी तो उस ऐसी स्थिति में ज्वार भाटा भी आता है। तो लेकिन दिन रात का होना, जब ये अक्ष पर घूमती है पृथ्वी तो इससे जो है दिन और रात भी होता है। जैसे सूर्य के सामने पड़ती है तो दिन, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है वहां पर रात हो जाता है। तो घूर्णन से दिन और रात भी होते हैं, लेकिन दिन रात का कम ज्यादा होना वो परिक्रमण से होता है, घूर्णन से नहीं होता। दिन रात का कम ज्यादा होना वो परिक्रमण से होता है। तो मित्रों, ये रहा परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और जानकारियों के साथ मिलेंगे दूसरी कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।